वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं 10th क्लास का गोधिली बुक का टोटल कहानी जो गद्य खंड है उसका। आपको टोटल 12 चैप्टर पढ़ने हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपका पहला चैप्टर है भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और जो कि एक निबंध है। दूसरा चैप्टर है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित 20 के दांत, जो कि एक कहानी है। वहीं तीसरा है मैक्स मुलर के द्वारा लिखित भारत से हम क्या सीखें, जो कि एक भाषण है। चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि एक ललित निबंध है। वहीं पांचवा है गुणाकर मूले द्वारा लिखित नागरी लिपि, जो कि निबंध है। छठा है अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर कहानी, तथा सातवां है रामविलास शर्मा द्वारा लिखित परंपरा का मूल्यांकन, जो कि निबंध है। आठवां है पंडित बिरजू महाराज द्वारा लिखित जित जित मैं निरखत हूँ, एक साक्षात्कार है। वहीं नौवां है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित आभिन्यो, जो कि एक ललित रचना, छोटी रचना है। वहीं 10वां विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित मछली, जो कि एक कहानी है। 11वां यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित नौबत खान में इबादत, जो कि एक व्यक्ति का चरित्र है। और 12वां है महात्मा गांधी द्वारा लिखित शिक्षा और संस्कृति, जो कि शिक्षा शास्त्र है, मतलब सीखने के लिए है। चलिए हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। आपको यहाँ से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल। तो कौन से प्रश्न होंगे उन सारे चीज़ों को बात करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका यहाँ लिखा गया है कि आपके प्रश्न पत्र में इस खंड से कुल 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे अपेक्षा है कि गद्य खंड के प्रत्येक पाठ को आप समग्रता से पढ़ें और समझें। हाँ, यहाँ पर एक कोशिश की गई है कि प्रत्येक पाठ का सार संकल्प को आपके समक्ष रखने की, जो आपकी समझ को पुख्ता करते हुए दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने में आपकी मदद करेगी। प्रश्न पत्र में जो पाठ्य पुस्तक के गद्यांश दिए गए जाते हैं उसके भाव और पाठ के रचनाकार को समझने या चिन्हित करने के लिए सार संकलन से आपको सहायता मिल सकती है। तो इस खंड में हम लोग रचनाकारों की सहायता से आगे बढ़ते हैं। आपका पहला पाठ था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसका विषय वस्तु का सारांश देखते हैं। कहते हैं कि जातिवाद की प्रथा युगों से चली आ रही है और उसी के आधार पर श्रम का विभाजन भी किया जाता है। जातिवाद के पोषकों के अनुसार, जो जातिवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, मतलब जातिवाद समाज में फैलाए रखना चाहते हैं, तो जातिवाद के पोषकों के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूँकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता कि जाति के आधार पर श्रम का विभाजन किया जाए, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। लेखक का कहना है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे कि वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। लेकिन विडंबना यह है कि मनुष्य के गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारण कर दिया जाता है। भारत में प्रचलित जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुकूल पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती है। पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख तथा प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। श्रम विभाजन मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है। इस प्रथा में व्यक्ति को अपने जाति के पारंपरिक पेशे से जुड़ने की बाध्यता होती है। जाति प्रथा के अंतर्गत पारिवारिक पेशा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबा देता है। अतः आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। आपका इस पाठ से जो प्रमुख प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो इस प्रकार हैं। आप इनके आंसर्स लिखने की कोशिश करें। पहला प्रश्न है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक क्या तर्क दे रहे थे कि जाति प्रथा जो है वो क्या है, श्रम का विभाजन है ना। आगे दूसरा क्या है, जाति प्रथा समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है, क्योंकि ये गर्भधारण के समय ही पेशा का चुनाव कर देता है, इसलिए ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तीसरा प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, क्योंकि इस जाति प्रथा के कारण लोग अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं उस काम का, और वो घरेलू ट्रेनिंग में ही फंसे रह जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बेरोजगारियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आगे है दोस्तों 20 के दांत। अगले चैप्टर पे आते हैं। 20 के दांत जो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। तो 20 के दांत कहानी में उच्च मध्यम वर्ग के यथार्थ को दिखाया गया है, सच्चाई को दिखाया गया है, जो निर्धन वर्ग को हीन समझता है।
ठीक है। सेन साहब फैक्ट्री के मालिक थे और उनके 5 लड़कियां एवं एक लड़का था। माता पिता एवं बहनों के लाड़ प्यार ने खोखा यानी कासू को बिगड़ैल बना दिया था। जो लड़का था उसका नाम था खोखा। सेन साहब के घर के नियम सिर्फ लड़कियों के लिए थे, जिसके कारण कासू मनसोख हो गया था और हर समय तोड़ फोड़ करता रहता था। एक बार कासू ने मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया तो सेन साहब ने हंसते हुए कहा कि इंजीनियर बनेगा, इसलिए तोड़ कर देख रहा है। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। वह अपने परिवार के साथ आउट हाउस में रहता था। उसका बेटा था जिसका नाम मदन था। एक दिन मदन गाड़ी छू रहा था तो ड्राइवर ने उसे धकेल दिया और वह गिर पड़ा, जिसका असर उसके मन पर पड़ा और इसी कारण से जब मदन को कासू के साथ खेल में लड़ाई हुई तो कासू पर टूट पड़ा। इस लड़ाई में क्योंकि मैं कौवों की जमात में हंस पहुंच गया था, यहाँ पे कौवा मदन को और हंस कासू को बोला गया है। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। परिणाम स्वरूप गिरधर लाल की नौकरी चली गई। फिर भी वह खुश था कि उसके बेटे ने कासू के अहंकार रूपी 20 के दांत को तोड़ दिए। इस पाठ से जो प्रश्न आते हैं वो हैं, पहला कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो वो नियम, घर के नियमों को मानने के मामले में अपवाद था। दूसरा है 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें, अभी अभी आपने सुने हैं वो पूरे लिख दीजिएगा। तीसरा है कासू का चरित्र चित्रण करें, तो कासू कैसा था, कासू बिगड़ैल था, है ना, मनसोख था तथा कासू तोड़ फोड़ करने वाला नटखट बच्चा था। आगे, कौवों की जमात में हंस पहुंचने का क्या अर्थ है, आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब बेमेल स्थान पे पहुंच जाना। आगे आपका अगला चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया। इसमें भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ मैक्स मुलर के भाषण का हिंदी अनुवाद है। इसे डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने संपादित किया है, मतलब इसे कौन ट्रांसफर किए हैं, हिंदी में रूपांतरित किए हैं, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। लेखक मैक्स मुलर ने भारत को ज्ञान विज्ञान, साहित्य, कला, शिक्षा, दर्शन, अध्यात्म, धर्म, संस्कृति एवं प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण बतलाए हैं। ऐसा इसलिए कि भारत में से बाहर लेखक जहाँ जहाँ गया है, भारत जैसी संपूर्णता उन्हें भारत के अतिरिक्त कहीं नहीं दिखलाई पड़ी है। लेखक मानते हैं कि भारत गांवों का देश है। यहाँ की धरती किसान और मजदूर के पसीने से ओत-प्रोत रही है। यहाँ की संस्कृति, धर्म, दर्शन, परंपरा, कृषि, प्रकृति की सुंदरता से परिपूर्ण दिखती है। अतः लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन यहीं हो सकते हैं। भारत विभिन्न धर्मों का देश है। वैदिक धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई थी तथा इसी के साथ साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा पारसी धर्म की उत्पत्ति हुई। विविध धर्म एवं विचारधाराओं के कारण भारत एक विशेष देश बन गया, जहां सभी धर्मों का आदर और सम्मान होता रहा है। इस चैप्टर से जो प्रश्न आते हैं वो हैं इस प्रकार कि पहला, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, ऐसा लेखक ने क्यों कहे। अभी अभी आपने देखे कि क्या है, यहाँ प्रत्येक धर्म है जो संस्कृति की विरासत है और यहाँ पे प्राकृतिक रूप से भी यह बहुत ही सुदृढ़ है। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं, ये तो गाँव में होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग सच्चे धर्म सभी का आदर करने वाले होते हैं। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, तो भारत हर एक धर्मों की क्या है, जन्मभूमि है। अगला चैप्टर है आपका दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि बार बार काटे जाने वाले नाखूनों के बहाने हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की विजय गाथा का उद्घाटन किया गया है। पशुता एवं मनुष्यता के अनवरत संघर्ष, मतलब लगातार चलने वाला संघर्ष को प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया गया है। नाखून मनुष्य की पाशविक वृत्ति का प्रतीक है। वहीं मनुष्य पशुता को जितनी बार काटे वह मार नहीं सकता। कटने के बाद भी नाखून उगेगा। नाखून बढ़ना मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। मनुष्य नाखून काटकर पशुता काटता है, लेकिन प्राकृतिक ने मनुष्य को उसके शरीर में स्थित अस्त्र से वंचित नहीं किया है।
अब भी वह याद दिला देती है कि तुम वहीं लाख वर्ष पूर्व के नख दंत वाले पशु के समान विचरण करने वाले जीव हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। बाहरी उपकरणों की ताकत से मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। मनुष्य का सुख उसके अंदर से निकलता है। हिंसा, क्रोध, द्वेष, झूठा अभिमान, परपीड़न, लोभ, बैर को त्याग कर ही हम वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम सुख का सबसे बड़ा आधार है। उच्च श्रृंखलता पशु प्रवृत्ति है और बंधन मानव वृत्ति है। ये आपसे पूछा जाता है कि उच्च श्रृंखलता कैसी प्रवृत्ति है? पशु प्रवृत्ति। और बंधन क्या है? मानव प्रवृत्ति है। आगे है नाखून बढ़ने का अर्थ है पशु प्रवृत्ति का बढ़ना, और उसे नहीं बढ़ने देने का अर्थ है मानव प्रवृत्ति का विकास होना। नाखून का स्वभाव है बढ़ना और मनुष्य का स्वभाव है उन्हें काटना। तो नाखून काटकर ही मनुष्य बनता है। इससे क्वेश्चन आते हैं कि बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो प्राकृतिक मनुष्य के अंदर के पशुता को याद दिलाती है। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? क्योंकि मनुष्य अपने आप को सहृदय, प्रेमी और सुखपूर्वक पशुओं से भिन्न मानता है। आगे है दोस्तों नागरी लिपि, जिसको लिखने वाले थे गुणाकर मुले। तो इसका चलिए सारांश देखते हैं। यह पाठ एक निबंध है जो लेखक की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। किससे लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी की लिपि देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। करीब 2 सदी पहली बार इस लिपि के टाइप बने और पुस्तकें छपने लगे, इसीलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। कभी कभी पूछा जाता है अक्षरों में स्थिरता क्यों आई? क्योंकि इसके टाइप बने और पुस्तकें छपने लगे, इसलिए इसके अक्षरों में क्या आई? स्थिरता आ गई। आगे दोस्तों हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाल की नेपाली, नेवारी, मराठी भाषाएं की भी लिपि देवनागरी ही है। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आरी लकीरें हैं, लेकिन नागरी लिपि की पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बनाई जाती है। ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई। 8वीं 9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। किस सदी से? 8वीं 9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन संपूर्ण देश में था। आगे दोस्तों प्राचीन समय में काशी देवनगरी थी। काशी क्या थी? देवनगरी थी। संभवतः वहाँ की प्रयुक्त लिपि देवनागरी कहलाई। काशी की लिपि क्या कहलाई? देवनागरी कहलाई। लंका के सिक्के पर भी नागरी अक्षर मिलते हैं। इसका प्रचलन 12वीं सदी में पूरे देश में फैल चुका है। 12वीं सदी में क्या है? पूरे देश में फैल चुका है। आगे दोस्तों नागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कब और कैसे आई? ठीक है, तो 8वीं 9वीं सदी में आई। और नहीं, ये स्थिरता कब आई? जब टाइप बना और पुस्तक छपने लगे तब आई। दूसरा क्या है? देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो मराठी, नेवारी, नेपाली, ये सब है ना। आगे ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? तो ब्राह्मी लिपि के ऊपर छोटे रेखे पारे जाते हैं और नागरी लिपि में बड़े रेखाएं, अक्षरों की चौड़ाई के बराबर रेखाएं पारे जाते हैं। आगे देवनागरी लिपि नाम कैसे बने? तो वो काशी का नाम चूंकि देवनगर था, उसी के नाम पे क्या पड़ गया? इसका नाम देवनागरी पड़ गया। आगे नागरी लिपि की शुरुआत कब मानी जाती है? तो ये शुरुआत मानी जाती है 8वीं 9वीं सदी। आगे है बहादुर, अमरकांत। ठीक है, तो अमरकांत द्वारा बहादुर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? लेखक के परिवार में सभी भाई और रिश्तेदारों अच्छे ओहदे पर थे और सभी के यहाँ नौकर थे, इसलिए लेखक को लगता है कि वे एक नौकर अपने घर में रखें। अपनी माँ से प्रताड़ित नेपाल से भागा एक 12-13 बरस का लड़का उनके सामने आ खड़ा हुआ। ठिगना चकैठ शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। कैसा उसका रूपरेखा था? ठिगना चकैठ शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहने हुए था। गले में स्कॉट की तरह एक रुमाल बांधे हुए था। परिवार के लोग
लोग उसे घेर कर खड़े थे, तब उनके सामने नौकर रखने का सपना तैर गया और लेखक को लगा कि उस पर भारी दायित्व आ गया। बहादुर का गांव नेपाल के समीप था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। माँ घर संभालती थी, लेकिन वह बहुत गुस्सैल थी, जिसके कारण उसे बहुत मार पड़ती थी। माँ चाहती कि उसका बेटा घर के काम काज में हाथ बटाए, लेकिन वह दिन भर जंगल में घूमता रहता था। छोटी सी एक भूल से एक दिन माँ ने उसे इतना मारा कि वह घर छोड़कर भाग गया और लेखक के पास पहुँच गया। बहादुर के आने से घर व परिवार के सभी सदस्यों को आराम मिलने लगा, गर्व की अनुभूति भी होने लगी। वह स्वाभिमानी था। लेखक का बड़ा लड़का किशोर अपने सारे काम बहादुर से करवाता और पिटाई भी करता। बाद में लेखक की पत्नी भी उसे मारने लगी। लेखक के घर आए दूर के रिश्तेदार के कुछ पैसे खो गए थे, जिसका दोषी बहादुर को ठहराया गया। उसकी बहुत पिटाई हुई। इस पिटाई से उसकी आत्मा को ठेस लगी और बाद में पता चला कि रिश्तेदार के पैसे खोए नहीं थे। बार बार मार खाने एवं गालियों के कारण उससे भूल और गलतियां ज़्यादा होने लगी। उसका मन उच्चाट होता गया। अंततोगत्वा एक दिन वह लेखक का घर छोड़कर भाग गया और बहादुर के भाग जाने पर घर के सारे सदस्यों को बड़ी गलानी हुई। आगे दोस्तों, इसका लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया? क्योंकि लेखक के सारे सगे संबंधियों के पास नौकर था और वो प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ के पिटाई के कारण। तीसरा, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है? क्योंकि एक नौकर उनके सामने आंगन में आ चुका था। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें तो था ना, गोरा, चकैत, ठिगना, ठीक है, तो उसका वर्णन करें। आगे है दोस्तों, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया। तो चलिए इसका हम सारांश देखते हैं। क्या है? जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं बल्कि रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। इससे प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, जिससे साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। यह केवल विचारधारा नहीं है, बल्कि इसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अधिक अस्थायी होता है। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से, बहुजातीय राष्ट्र भारत को कहा जाता है, तो बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से संसार का कोई देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी राष्ट्रीयता किसी दूसरी जाति पर राजनीतिक प्रमुख कायम करके नहीं, इतिहास और सांस्कृतिक सामंजस्य पर स्थापित हुई है। उसके निर्माण में रामायण, महाभारत तथा इसमें रचयिताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए यहाँ की साहित्यिक परंपरा का मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ से प्रश्न जो आते हैं वो है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? तो जो रूढ़ियों को तोड़ना चाहते हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। दूसरा है, साहित्यिक का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है? तो साहित्यिक का जो इंद्रिय बोध की भावना है वो अधिक स्थायी है। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के इतिहास और सांस्कृतिक सामंजस्य से देश का निर्माण हुआ है। आगे दोस्तों, जित जित मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जित जित मैं निरखत हूँ शीर्षक पाठ बिरजू महाराज पर केंद्रित है और यह एक बातचीत के रूप में है, जिसे रसीम वाजपेयी ने कलमबद्ध किए, मतलब लिखे हैं। बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तक थे, वे डांसर थे, है ना, कथक नर्तक थे। वे अपने माता पिता की अंतिम संतान थे, जिनके पिताजी नृत्य कला के विशारद थे, मतलब बहुत ही
क्या थे, प्रसिद्ध थे। नृत्य संगीत में विशेष रुचि होने के कारण ये 18 वर्ष की उम्र से ही सबको नृत्य की शिक्षा देने लगे और बिरजू महाराज विशेषकर सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, सरोद और तबला बजाया करते थे। जब इनकी उम्र 18 वर्ष की थी तभी इनकी शादी कर दी गई। शादी कर देने से इनके ऊपर एक और भारी बोझ आ गया तथा इनकी संगीत साधना में व्यवधान पैदा होने लगा। इनकी संगीत साधना अनवरत जारी रही तथा निरंतर प्रगति के पथ पर चलते रहे। इनके जीवन का सबसे दुखद पहलू इनके पिताजी की मृत्यु थी। जिस समय इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी उस समय इनके पास थोड़े पैसे नहीं थे। पिताजी का 10वां अर्थात 10 कर्म आदि संस्कार कैसे किया जाए यह भी समस्या खड़ी हुई। इन्हें धन जुटाने के लिए कई प्रोग्राम भी करने पड़े थे। अतः किसी प्रकार इनके द्वारा धन इकट्ठा कर पारिवारिक दायित्व की पूर्ति की गई। अब देखिए इस चैप्टर से क्या प्रश्न आते हैं आपका, तो प्रश्न आते हैं कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की। तो इन्होंने 18 वर्ष में लोगों को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की। बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र, तो हारमोनियम, तबला, है ना, सुराद, ये सब बजाते थे। अपने विवाह के बारे में वे क्या बताते हैं, ठीक, तो वो आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा पूरा पाठ। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद प्रसंग उनके पिताजी की मृत्यु थी और आप देख सकते हैं उनके पास 10 कर्म करने के लिए जो क्या थे, पैसे नहीं थे, तो उसके लिए प्रोग्राम करने पड़े थे उनको। आगे है अभिनयो जो कि अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि सुप्रसिद्ध लेखक एवं कवि अशोक वाजपेयी का गद्य एवं कविता संग्रह है अभिनयो। क्या है, अभिनयो। अभिनयो दक्षिणी फ्रांस का एक मध्यकालीन ईसाई मठ है। क्या है वो, ईसाई मठ है। लेखक एक बार वहां गए थे तथा वहां रहकर कविताएं एवं एक गद्य की रचना की थी। वस्तुतः यह अभिनयो फ्रांस का एक प्रसिद्ध कला केंद्र है। क्या है, अभिनयो फ्रांस का एक प्रसिद्ध कला केंद्र है जहां गर्मियों में हर वर्ष कला एवं रंग का आयोजन होता है। कब होता है, गर्मियों में। वहां लेखक 19 दिन तक रहे तथा अपने साथ हिंदी के टाइपराइटर मशीन और 3-4 पुस्तक तथा संगीत के कैसेट भी लेके गए थे। क्या क्या लेके गए थे, टाइपराइटर मशीन, 3-4 पुस्तक और संगीत के कैसेट। कहाँ, अभिनयो फ्रांस में, है ना। आगे अशोक वाजपेयी को वहां की नदी जिसका नाम क्या था, रोन है, बेहद प्रभावित करती है। नदी के प्रवाह से वह बह जाता है तथा उसे अपने कवि मित्र विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है। कभी नदी और कविता दोनों में से एक सी समानता का अनुभव करता है। नदी की प्रवाहिकता, क्या, नदी की प्रवाहिकता उसे सूखने नहीं देती और कविता कभी व्यक्ति की भावना एवं संवेदना को छीन नहीं होने देता। ये पूछा जाता है कि नदी और कविता में क्या समानता है, तो आप यहाँ से लिखेंगे कि नदी जो होता है, नदी का प्रवाह कभी नदी को सूखने नहीं देता, उसी प्रकार से कविता भावों के, अनुभवों के प्रभाव, संवेदनाओं को, भावनाओं को कभी छीन होने नहीं देता है। पाठ में प्रतीक्षा करते हैं पत्थर हमें नया संदेश देता है। वह दृढ़ निश्चयी, स्वाभिमानी, संकल्पशील, निर्भय और धैर्यशील है। यह गुण व्यक्ति मात्र को श्रेष्ठ बनाता है। आगे इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपका आता है कि अभिनयो क्या है, तो ये ईसाई मठ है और वह कहाँ अवस्थित है, तो ये रोन नदी के तट पे फ्रांस में अवस्थित है। आगे है दोस्तों, हर वर्ष अभिनयो में कब और कैसा समारोह होता है, तो हर वर्ष गर्मियों में यहाँ पे रंगारंग समारोह होता है। लेखक अभिनयो क्या साथ लेकर जाते हैं, तो टाइपराइटर लेके जाते हैं, किताब लेके जाते हैं और संगीत के कैसेट लेके जाते हैं। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक की किसकी याद आती है, तो ये है विनोद कुमार शुक्ल, शायद इनके दोस्त हैं, उनकी याद आती है। आप पढ़िएगा तो पता चलेगा। नदी और कविता में कवि क्या समानता पाते हैं, तो ये देखते हैं कि नदी क्या है, नदी जिसकी धाराएं जिस प्रकार से नदी को सूखने नहीं देती है, उसी प्रकार से कविताएं मनुष्य की भावनाओं को शिथिल होने नहीं देती है। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता से आप क्या समझते हैं, तो ये कहता है कि जिस प्रकार से
जो थी है प्रतीक्षा कर रहा पत्थर एक जगह स्थिर है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी क्या है, दुख सुख में स्थिर रहना चाहिए मजबूती से। आगे मछली। मछली इस चैप्टर को चलिए शुरू करते हैं। मछली विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। तो पिताजी ने 3 मछलियां खरीदी थी। कितनी मछलियां? 3 मछलियां, जिसमें से एक मछली झोले में मर गई और 2 मछलियां जिंदा थी। कहानीकार मन ही मन सोच रहे थे कि पिताजी से एक मछली मांगकर कुएं में डालकर बड़ा करेगा। संतू की दीदी ने कहा था कि मरी हुई मछली की आंख में झांकने से परछाई नहीं दिखती। माँ मसाला पीस रही थी। संतू को लगा कि मछली अभी मर जाएगी। यह सोचकर दोनों उदास हो गए। अचानक संतू के मन में तूफान उठा और वह एक मछली को लेकर भागा। झग्गू भी मछलियां काटना छोड़कर संतू के पीछे भागा। झग्गू को डर था कि संतू मछली को कुएं में डाल देगा और पिताजी से उसे डांट पड़ेगी। पिताजी दीदी को किसी बात पर मारे थे। दीदी अपने कमरे में सिसक रही थी और पिताजी गुस्से में थे। पूरा घर मछलियों के गंध से भरा हुआ था। संतू की दीदी बहुत सुंदर थी। संतू की दीदी ने अपने हाथों से अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए थे और परिवार में दीदी के अरमानों का गला घोटा जाता है, पर वह उसका विरोध नहीं कर सकती। उसे पीटा जाता है क्योंकि वह किसी से प्रेम करती है। रोना भी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। मछली भारतीय नारी का प्रतीक है। ये पूछा जाता है कि मछली किसका प्रतीक है, तो भारतीय नारी का। मछली बेजुबान होती है। कोई उसे मनोरंजन के लिए, खाने के लिए पकड़े, वह विरोध नहीं करती। वह निर्बल, मुख और प्रतंत्र है। इस पाठ से जो प्रश्न आते हैं वो है कि मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी, तो वो मछलियों को पालना चाहते थे। संतू क्यों उदास हो गया? क्योंकि उससे मछली एक मर गया था। इसलिए मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई देती है? क्योंकि कुछ लोग मछलियों को मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मछलियों को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से भारतीय नारी की भी स्थिति बनी हुई है। आगे दोस्तों, नौबत खान में इबादत, ये यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। यतीन्द्र मिश्र की रचना नौबत खान में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक मतलब शहनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर लिखी गई है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव बिहार के एक परिवार में हुआ था जहाँ पहले से संगीत का वातावरण था। इसलिए आज डुमराव की महत्ता बिस्मिल्लाह खां की वजह से है। ये सजदे में यानी पूजा स्थल पर नमाज के बाद गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते थे कि ये खुदा मेरे मालिक मुझे केवल एक सुर दे, ऐसा सुर स्वर की सुनने वाले बाह बाह कर सके और आगे चलकर उनकी एक मुराद पूरी होती है, यह सारा जगत जानता है। बड़े होने पर ये प्रसिद्ध शहनाई वादक बने। काशी की पवित्र नगरी में जब ये शहनाई बजाते थे तो सबसे पहले भगवान विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की ओर मुँह करके बजाते थे, मानो वो उनकी आराधना कर रहे हों। इसी तरह वे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने वाले थे तथा इनकी सांप्रदायिकता सद्भावना में भी थी। बिस्मिल्लाह खां का मतलब ही है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की जादुई आवाज़, जिसका असर सिर चढ़कर बोलने लगता है। वे एक समर्पित कलाकार थे। उनमें सादगी, सरलता, विनम्रता तीनों थी। वे हमेशा अपने आप को अल्पज्ञ और विनम्र रूप में दिखलाया करते थे। इसीलिए जब बिस्मिल्लाह खां शब्द कानों में गूंजता है तब बिस्मिल्लाह खां का व्यक्तित्व शहनाई की आकृति और उसके मधुर संगीत में खो जाता है और चारों ओर केवल शहनाई ही दिखाई पड़ती है। इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है दोस्तों, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? तो बिस्मिल्लाह खां के कारण। बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ की मांगते थे? तो वो सच्चा सुर की मांग करते थे। बिस्मिल्लाह खां जब शहनाई बजाते थे तो सबसे पहले क्या करते थे? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो वो भगवान की आराधना करते थे और बालाजी की आराधना करते थे। बिस्मिल्लाह खां का मतलब शिक्षा बिस्मिल्लाह खां की शहनाई है, मतलब उन्होंने शहनाई को एक उच्च आधार प्रदान किया। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दे तो आप पढ़िएगा तो आपको और भी चीज़ें मिलेगी।
अगला चैप्टर है आपका शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। तो यह लेख गांधी जी द्वारा संपादित हरिजन और यंग इंडिया नामक पत्रिका का श्रेष्ठ लेख है, मतलब ये दोनों में लिखा गया था, ठीक है। इसमें वे अहिंसक प्रतिरोध को सबसे बढ़िया शिक्षा मानते हैं, याद रखें, अहिंसक प्रतिरोध को वो सबसे बढ़िया शिक्षा मानते हैं। किसको? अहिंसक प्रतिरोध को। उनकी दृष्टि में वर्णमाला और सांसारिक ज्ञान से पूर्व प्रेम, सत्य, आत्मा में निहित शक्तियों के बारे में जाने। शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय था कि बच्चे के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी गुणों को समाहित किया जाए। तालीम शुरू करते ही दस्तकारी और छोटे छोटे उद्योगों की जानकारी दी जाए, तभी आत्मा और मस्तिष्क का उच्चतम विकास संभव है। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है। दस्तकारी या उद्योग की शिक्षा से मनुष्य स्वावलंबी होता है। आज का भारत सभी जातियों, धर्मों, संस्कृतियों का संगम है। अच्छी बातों को ग्रहण करना और व्यर्थ रीति रिवाजों को छोड़ देना यहाँ की विशेषता है। वे विदेशी भाषाओं का बड़े पैमाने पर अनुवाद आवश्यक मानते हैं। वे चाहते हैं कि संसार की भाषाओं में जो ज्ञान सामग्री भरी पड़ी है उसे राष्ट्र अपनी देशी भाषा के ज्ञान द्वारा प्राप्त करे। हिंदू धर्म के बारे में उनका मानना था कि हमारा धर्म सभी धर्मों की इज्जत करता है, वह कैद खाने का धर्म नहीं है। इस पाठ से जो प्रश्न आते हैं वो आता है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे? तो अहिंसक प्रतिरोध को वो बढ़िया शिक्षा मानते थे। दूसरा, गांधी जी का शिक्षा का अभिप्राय क्या है? तो उनका मानना था कि तन, मन और आत्मा, ये तीनों की शिक्षा मिले, है ना। मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? तो जब दस्तकारी की शिक्षा की दी जाएगी बचपन से, तब गांधी जी कताई, धुनाई, दस्तकारी, ग्रामोद्योग के द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव है? क्योंकि वो स्वावलंबी पे विश्वास करते थे। गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? ताकि विदेशी भाषा में जो भी ज्ञान है वो हमारे देश के लोग भी सीखें। तो इस प्रकार से आपके पूरे के पूरे गद्य खंड जो था, मतलब आपके कहानी वाला खंड समाप्त हुआ। अगले पार्ट में हम लोग पूरे के पूरे काव्य खंड को देखेंगे। गुड लक दोस्तों, बने रहें पायनियर रिवीजन क्लासेस के।